मेरा नाम मीना है और यह मेरी कहानी है। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 14 साल थी। हम एक छोटे से गांव में एक कच्चे घर में रहते थे। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। उसे गुर्दे की तकलीफ थी, लेकिन हमारे पास उसके इलाज के पैसे नहीं थे। जब भी वह अपने इलाज के लिए पैसे मांगती, मेरे बाबा कहते थे कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास शराब पीने के लिए पैसे होते थे। यह देखकर मेरा दिल बहुत जलता था और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मेरी माँ की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत थी, लेकिन ना तो किसी का ध्यान उनकी तरफ था और ना ही वह खुद कुछ कहती थी। एक इंसान जब कहता है कि मुझे दर्द है, तो जाहिर है उसे दर्द की दवा दी जाती है, लेकिन दर्द छुपाने वालों को तो दवा नहीं मिलती। मेरी माँ भी तो ऐसी ही थी। वह कहती थी कि वह ठीक है और हमारे लिए कमाती थी। बाबा अच्छे थे, पर उन्हें शराब की लत लग गई थी। मेरी एक छोटी बहन और एक भाई था। मेरी माँ एक दिन गुर्दे की तकलीफ में इस दुनिया से चल बसी। अब मुझे ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। जब मेरी माँ जीवित थी और बीमार थी, तब भी सारे घर का काम मैं ही करती थी, लेकिन फिर भी मुझे थकावट नहीं होती थी। मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। मेरा दिमाग ठीक रहता था, मुझे गुस्सा नहीं आता था। लेकिन जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई, मुझे सब कुछ बहुत मुश्किल लगने लगा था। अब भी मैं वही काम कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। इससे अंदाजा होता है कि अपने का सहारा ही बहुत होता है, चाहे उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हो या ना पकड़ा हो। उनका आपके घर में मौजूद होना ही आपके जीवन में एक बड़ी बात होती है। कुछ समय बीत गया तो एक दिन बाबा ने बताया कि गांव की मालकिन मुझे शहर में किसी के घर काम पर रखवा सकती हैं। वहां तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी और महीने में 5 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। मैं अपने भाई बहनों के लिए यह करने को तैयार हो गई। पहले तो मैं उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर मेरे बाबा ने कहा कि वो उन्हें संभाल लेंगे। मेरी छोटी बहन उतनी ही बड़ी थी जितनी मैं थी, और मैंने सारे घर का काम संभाला था। क्योंकि उनके काम करना तो एक अलग बात थी, लेकिन अगर उनके लिए खाने को कुछ ना होता तो फिर मैं क्या पकाती। इसीलिए सोचा कि पहले खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मुझे ये तो उन्हें संभालना था, और संभालने में सबसे पहले उनके पेट की भूख मिटाने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए थे। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि बाबा के पास पैसे रहते थे और वो अपनी शराब पैसों से खरीद देते थे। यह तो अब आपको कहानी सुनाते हुए बता रही हूँ कि उसके पास पैसे होते थे, शराब के लिए पैसे होते थे, लेकिन घर में दाल रोटी सब्जी के लिए पैसे नहीं होते थे। बाबा ने मालकिन से बात कर ली। उसने मुझे बुलाया और अजीब नजरों से देखा और कहा कि हाँ मीना, तो तू बड़ी खूबसूरत है। उम्र क्या बताई थी किसकी? वो मेरे बाबा से पूछ रही थी। मेरे बाबा ने कहा कि अभी इतने साल की होने वाली है, जितनी आपने कहा था। तो वो कहने लगी कि हाँ है तो कम उम्र। उसका मोबाइल बजा और वह एक साइड पर चली गई। तो मैंने बाबा से कहा कि उसने आपसे यह क्यों कहा कि कम उम्र की लड़की चाहिए? तो उसने कहा कि हो सकता है जहाँ पर यह तुझे काम करने के लिए भेज रही हो, वहां पर उनको कम उम्र की लड़की की जरूरत हो, और फिर कम उम्र की लड़कियों से लोग ज्यादा काम नहीं करवाते। तू भी ज्यादा काम नहीं करना, कहना कि मुझसे काम नहीं होता। मैंने कहा कि यह क्या बात है बाबा, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? मैं काम करने जा रही हूँ और आप कह रहे हो कि कह देना कि ज्यादा काम नहीं होता। तो मेरे बाबा ने कहा कि बस, फिर तू बेहतर समझती है। तू तो बड़ी समझदार बेटी है। मैं तेरी बहन भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, और फिर तेरी मौसी का घर भी तो है यहाँ, वो भी देख लिया करेगी। मैंने कहा कि देख लेना बाबा, उनका फिर आपके अलावा कोई नहीं होगा। तो उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा ध्यान रखूंगा, तो फिर फिक्र क्यों करती है। और एक दिन सुबह उसने मुझे ड्राइवर के साथ गांव से रवाना कर दिया। मैं खुश थी कि अब मैं खुद कमाऊंगी तो अपने भाई बहनों को स्कूल भी भेज सकूंगी, उनके लिए वो सब कर सकूंगी जो मैं अपने लिए नहीं कर सकी। पर अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। मैंने देखा कि सड़क सुनसान थी और आसपास जंगल था। मैंने उससे पूछा कि हम यहाँ क्यों रुक गए हैं। वो आसपास देख रहा था। फिर उसने किसी को कॉल की। वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अब डर लगने लगा था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं सोचने लगी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, कि अचानक वहां एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें बकरियों को ले जाया जाता है, उसी तरह की गाड़ी। उसमें से एक आदमी बाहर आया और ड्राइवर से पूछा,
कि यही है वो लड़की? ड्राइवर ने हाँ कहा। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और ड्राइवर को कुछ पैसे थमा दिए। ड्राइवर अपनी कार की तरफ बढ़ा और वहां से जाने लगा। मैं भी उसकी तरफ भागी कि उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ड्राइवर मुझे उनके पास छोड़कर चला गया। उन्होंने दूसरे आदमी से रस्सी और कपड़ा मंगवाया और मेरे हाथ बांधने लगा। अभी बताने में शायद आसान लग रहा हो, लेकिन खुद सोचेंगे कि एक कम उम्र लड़की जो अपने घर से यह सोचकर निकलती है कि अपने भाई बहनों के लिए पैसे कमाने जा रही है, उसके साथ बीच रास्ते में यह सब कुछ हो तो वह कैसा महसूस करेगी। जाहिर है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं डर गई थी कि मेरा दिमाग यह सोचना ही भूल गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आप क्या करते हैं? मैं यह सोचने लगी कि मुझे क्या करना है, पर जैसे मेरा दिमाग ही बंद हो गया था। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। मुझे चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। शायद आसपास कोई हो जो मेरी मदद कर सके। मैं चिल्लाने लगी, खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश करने लगी कि उसने मुझे उस गंदी सी गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं थी। तब मुझे यह महसूस हुआ कि उस गाड़ी के अंदर मेरे जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां थीं। वो कौन थीं? वहां से कहाँ आई थी वो? उनको यहाँ तक कैसे लाया गया था? क्या मेरे साथ जो हुआ उनके साथ भी वही किया गया था? और अब आगे हमारी किस्मत में क्या होने वाला था? हम सब लोगों की हालत बिल्कुल एक जैसी थी। हमारे हाथ बंधे हुए थे, मुंह में भी कपड़ा डालकर हमारी जुबान बंद करवाई गई थी। हम सबको एक बस में जानवरों से भी बुरा सलूक करके डाला गया था। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। कभी हम गाड़ी की दीवारों से टकराते तो कभी हम एक दूसरे से। हम भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल थे। अचानक गाड़ी रुक गई। हमें जिस बेदर्दी से गाड़ी में डाला था वैसे ही निकाला गया और हमारे हाथ खोलकर हमें लाइन में बिठा दिया। जाने अब हमारे साथ क्या होने वाला था। वो 3 लोग थे और हम 14 लड़कियां थीं। सब बहुत डरी हुई थीं और पता नहीं कि अब हमारा क्या होने वाला था कि अचानक वहां एक बहुत महंगी और बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक शख्स बाहर आया। उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, इसको मेरे साथ भेजो। मैं नहीं जाना चाहती थी। वह कोई सेठ लग रहा था। मैंने कहा, मुझे इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी। वह लड़कियां भी तो मेरी जैसी ही थीं। जो उनके साथ होना था मेरे साथ भी वही होता था, लेकिन ये मुझे अलग से कहाँ ले जा रहे थे। इस वजह से मुझे डर लग रहा था। मैंने ये जाहिर नहीं किया कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैंने कह दिया कि मुझे नहीं जाना इनके साथ, क्योंकि मुझे अकेला नहीं रहना था। पर वह सेठ बोला कि मेरे साथ आ जाओ, फायदा में रहोगी। उसने मुझे बेटा कहा और प्यार से बुलाया। हम मासूम लड़कियां यह समझती हैं कि जब कोई बूढ़ा इंसान आपको बेटी कहकर बुलाता है तो वह आपको बेटी समझता भी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। यह बात हर लड़की को समझ लेनी चाहिए कि बाप सिर्फ वही होता है जिसके साथ आपका खून का रिश्ता होता है। बाकी सारे आपके लिए सिर्फ मर्द होते हैं। मर्दों के लिए औरत सिर्फ गोश्त का टुकड़ा होती है। मैं आगे बढ़ी और उसकी कार में बैठ गई। वह मुझे अपने घर ले आया और वहां एक अधेड़ उम्र की नौकरानी थी। उसने मुझे उससे मिलाया और कहा, आज से यह तेरे साथ काम करेगी। यानी मुझे इस घर की नौकरानी बनाया जा रहा था। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी कि मुझे घर से भी दोनों प्राणियों का काम करने के लिए ही निकली थी। मुझे कौन सी ज्यादा पढ़ाई करवाई गई थी कि मैं कोई और नौकरी करती। मैंने यही सब कुछ करना था, कोई मेहनत का काम या नौकरानी का काम। और अगर यह मुझसे यह काम करवा रहे थे तो मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर वह सब कुछ किया था कि हमें उसे गाड़ी में इस तरह से फेंक दिया। बाकी लड़कियां कौन थीं? कैसे आई थी? कहां से आई थी? और उनके साथ क्या हुआ था? और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया था? सिर्फ मैं ही क्यों यहाँ आई थी? उस बूढ़े आदमी ने मुझे ही क्यों चुना था? मैं यही सब सोच रही थी और कहीं खोई हुई थी जब उसने कहा कि तेरा नाम मीना है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, बस आज से यह तेरा घर है और तुझे इस औरत की बात माननी है। फिर वह इस औरत से बात करने लगा, इसे खाना खिलाओ और इसके कपड़े जूते का भी इंतजाम करो। सेठ साहब वहां से चले गए। उसने मुझे खाना खिलाया और बेखबर होकर मैं सो गई। अब मैं वहां ही रहने लगी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सेठ साहब को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। वह मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। मुझे वहां रहते हुए 3 हफ्ते हो गए थे। सेठ साहब कहते थे,
वो मुझे तनख्वाह भी देंगे और मुझे मेरे गांव भी जाने देंगे। एक शाम मैं हॉल में खड़ी थी कि मेरा हाथ लगने से वहां एक मेज पर पड़ा गुलदान मुझसे गिर गया, जो काफी महंगा लगता था। मैं बहुत घबराई और उसके टुकड़े उठा रही थी कि मैंने देखा सेठ साहब ने मुझे देख लिया था। वह दरवाजे में खड़े थे। मैंने फौरन उनसे माफी मांगने लगी। बहुत डर गई थी। वह मेरी तरफ गुस्से से बढ़े और मुझे हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगे। मुझे माफ कर दीजिए सेठ साहब, मैं आगे से ख्याल रखूंगी, यह गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ साहब ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा था मुझे एक महंगे गुलदान तोड़ने की सजा मिलेगी, पर मुझे इस बात की सजा मिली कि मैं एक अकेली लड़की थी। सेठ साहब ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और मुझे मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे लूट लिया। मैं सारी रात जमीन पर पड़ी रही और पत्थर हुई आंखों से छत को देखती रही। मैं तो बर्बाद हो गई थी। अब मेरी जिंदगी का क्या मकसद था? मेरी आंखों में मेरे भाई बहनों की शक्लें आ रही थी, जिनके लिए मैं कुछ करने के लिए घर से निकली थी। लेकिन सफर की शुरुआत पर ही मेरे साथ कितना बुरा हो गया था। अब मैं क्या करती? सुबह वही आदमी वहां आया जिसने मुझे ड्राइवर से खरीदा था और मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गया। वह शख्स सेठ साहब का भाई था। मुझे सेठ साहब पहले दिन से ही अपने घर में सिर्फ इस्तेमाल करने की गरज से लाए थे। वह नौकरानी मेरे पास आई जब मुझे वहां से ले जा रहे थे, तब इससे पहले कि वह कुछ बोलती मैंने बोल दिया, तुम जानती थी मैं सिर्फ बकरा बनाकर यहाँ लाई गई हूँ। तुम यह पहले दिन से जानती थी। अगर चाहती तो मुझे बचा सकती थी। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी और दुआ करूंगी कि भगवान भी तुम्हें कभी माफ ना करे। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कार में बैठ गई। कभी कभी जिंदगी आपको कैसे रास्ते से गुजार देती है जहां से अपने गुजरने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होता और आप हैरान ही रह जाते हैं। अभी तक मेरी जिंदगी में 2-3 बड़े बड़े तूफान आ चुके थे और मैं ऐसे लोगों में से थी जो शायद एक तूफान को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और फिर मुझे अपने भाई बहनों को अकेला छोड़ना पड़ा। यह बात भी मैं जानती थी कि यह सब कुछ उस गांव की मालकिन की वजह से हुआ था। शायद उसने ही यह सब कुछ करवाया था। फिर हमारे साथ जो सलूक किया गया वह और पाप मेरे साथ जो कुछ हुआ, अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था। लेकिन अपनी जिंदगी की कहानी को आप लोगों को सुनाते हुए मैं यह बात आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगी कि हमें यह कभी नहीं कहना चाहिए कि इससे बुरा क्या हो सकता है, क्योंकि फिर कुछ उससे भी बुरा हो जाता है और इतना बुरा हो जाता है कि हम लोग हैरान रह जाते हैं। मेरे साथ भी यही होने वाला था, पर मुझे पता नहीं था। अब यह तो मुझे यहाँ से कहाँ ले जा रहे थे और इनका क्या इरादे थे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैं उस जगह पहुंच गई तो फिर मुझे फर्क पड़ने लगा। मुझे पता चला कि पहले मैं कुएं में गया था, फिर खाई में, और अभी मेरे आगे नर्क आने वाला था। और मैं मासूम यह सोचती रही कि उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे पनाह दी है। उस शख्स का नाम प्रकाश था। वो मुझे एक जगह ले आया। वह जगह बहुत गंदी थी। वहाँ काफी सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। वहाँ की लड़कियों ने अपने चेहरों को मेकअप से पोते हुआ था और अजीब चमकदार कपड़े पहने हुए थे। प्रकाश ने मुझे एक बड़ी उम्र की औरत के हवाले किया। उसका नाम नैना था। प्रकाश ने कहा, यह खास वाली है, समझ गई? अब यहाँ की सबसे कीमती वाली है, इसका ख्याल रख और कमरा भी दे। वह कहने लगी कि हाँ मुझे पता है यह खास वाली है, वरना सबको कमरा नहीं मिलता है और इसको कमरा मिल जाएगा, लेकिन उसने पहले से एक लड़की है। तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, पूरा कमरा तो उसे नहीं दे सकते, लेकिन कमरा मिल रहा है, यही बड़ी बात है। इसे सब कुछ सिखा देना, समझा देना और अपनी जुबान में समझा देना। ऐसा ना हो कि कुछ ना बताया हो और फिर बाद में मुझे अपना तरीका अपनाना पड़े। वो मुझे खास क्यों कह रहे थे? मेरे साथ यहाँ पर क्या खास होने वाला था? मेरे साथ भी तो वही होना था जो बाकी लड़कियों के साथ होता था। मुझे इनकी यह बात समझ नहीं आई कि इन्होंने मुझे खास क्यों कहा। नैना ने हाँ में सिर हिला दिया और मुझे एक कमरे में ले आई जहाँ एक और लड़की भी रहती थी। उन्होंने मुझे खाना दिया और नए कपड़े भी। उसने कहा, खाना खाकर या नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने दोनों हाथों से खाना खाया, जाने मुझे दोबारा खाने कब मिलने वाला था। इंसान माने ना माने, लेकिन खाना उसके लिए सबसे जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के अपने सगे माँ बाप मर जाते हैं, लेकिन उसकी भूख नहीं लगती।
उसे भूख लगी होती है, वह खाना खा लेता है। लोग कहते हैं कि कोई अपना इस दुनिया से चला गया तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, लेकिन वह खाना पीना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पेट चीज ही ऐसी है जो खुराक मांगती है। पर मैं तैयार नहीं हुई। नैना वापस आई तो कहने लगी कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई। मैंने पूछा कि मैं तैयार होकर क्या करूं। मेरे सवाल करने की देर थी कि उसने जवाब में मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, यह तेरे बाप का घर नहीं, कोठा है। यहाँ रहना है तो धंधा करना होगा। और क्या, तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने लाया गया है? चल तैयार हो। उसने मुझे धक्का देकर बोला। अब मुझे समझ आई कि मैं किस नर्क में आ गई थी, और जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद मेरी जगह नर्क ही हो सकती थी। मैं रोने लगी। वह दूसरी लड़की मेरे पास आई और बोली, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये जो कहते हैं मान जाओ, वरना बहुत मारेंगे। अगर बात मानोगी तो खाना भी मिलेगा और पैसे भी। अपने घर वालों को पैसे भेज देना और उन्हें नहीं बताना कि तुम क्या करती हो। यहाँ हम सब ऐसा ही करते हैं। उसका नाम आराम था। वह ऐसे बोल रही थी जैसे यह सब आम सी बात हो। मुझे उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं मौका देखकर भाग जाऊंगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वे यही समझेंगे कि शहर में काम करती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारी बहन भाई इन बातों की समझ कहाँ रखते हैं। उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। किसी को पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हो रहा है वह होता रहेगा। वह कहने लगी, देख, इस जगह पर कुछ अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दूंगी। मैं नहीं कह सकती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि बुरा से बुरा होता जाता है। लेकिन फिर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ पर दो ही रास्ते हैं, जिंदा रहना है तो ये सब कुछ करना होगा, और अगर नहीं जिंदा रहना है तो फिर सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम अपनी मर्जी से आई थी। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, और मैंने उससे ज्यादा शोर मचाया था। लेकिन मुझे जल्दी समझ में आ गया कि यहाँ पर शोर मचाने से और इस तरह की हरकतें करने से कुछ नहीं होता। मैंने वहाँ की माहौल को नोट किया। सुबह के समय वहाँ किसी को होश नहीं होता था, सब सो रहे होते थे। यही सही समय था वहाँ से भाग जाने का। मैंने भी ऐसा ही किया। मैं वहाँ से भाग गई, और किस्मत से मुझे एक पुलिस स्टेशन नजर आया। मैं वहाँ गई और कहने लगी कि मुझे कुछ बताना है। पुलिस वाले ने ध्यान दिया और मेरी सारी बात गौर से सुनी, लेकिन सुनने के बाद कहा, तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। वह किसी को कॉल करने गया था, और 10 मिनट बाद वहाँ प्रकाश आ गया। उसे देखकर मेरी आत्मा कांप गई। पुलिस वाला उससे कहने लगा, यह तो शुक्र करो कि यह यहाँ आई है, वरना अगर अगले पुलिस स्टेशन चली जाती तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। वहाँ आजकल नया थानेदार आया है, ईमानदारी और इंसाफ की बीमारी है उसे। प्रकाश ने पुलिस वाले के हाथ में कुछ रकम थमा दी। मैं चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन वहाँ खड़े सभी लोग मुझे देख तक नहीं रहे थे। प्रकाश मुझे वहाँ से ले गया, और उस कोठे में दाखिल होने से लेकर कमरे तक वह मुझे मारते हुए लाया था। उसने मेरी गैर मौजूदगी में नैना और आराम को भी मारा था कि उन्होंने मुझ पर नजर क्यों नहीं रखी थी। उनके चेहरों पर भी ताजा जख्म थे। नैना मेरी तरफ बढ़ी और मुझे समझाने लगी कि वह भी मेरी तरह मजबूर है। तुम्हारी उम्र की बेटी है। मेरे ससुराल वालों ने पति की मौत के बाद मुझे घर से निकाल दिया। अब यह काम करके अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। यह आराम है, इसकी 5 बहनें हैं। यह उनके लिए यह काम करती है। यहाँ हर औरत की एक एक अलग कहानी है। हम सब अपनी मर्जी से यह काम नहीं करती हैं। यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है। तुम भी अपने हालात को कबूल कर लो। अब यही तुम्हारी जिंदगी है। मैं जख्मों से चूर उनकी बातें सुन रही थी। मैं तुम सब की तरह यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भाग जाऊंगी, मैं फिर से भाग जाऊंगी। मैंने चिल्लाया, और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार मैं दरवाजे पर ही पकड़ ली गई। मुझे प्रकाश ने जानवरों की तरह मारा, और 10 दिन तक मैं कमरे में ही पड़ी रही। किसी ने मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगाया, वे खुद ही भर गए। बस कभी नैना तो कभी आराम आकर मुझे खाना खिला देती थी। जाने मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही थी। इतनी बुरी तो मैं नहीं थी। मैं एक आम लड़की थी जो हम अपने भाई बहन की खातिर घर से निकली थी। तुम्हारे बाप को भी बेवकूफ बना दिया गया, और मुझे भी, और उसके बाद यहाँ भेज दिया गया।
मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे खुद भी डर लग रहा था कि कहीं ये लोग मुझे जान से ही ना मार दें। इसके बाद मैंने हार मान ली थी। मैं भी उन सब की तरह हालात को कबूल कर चुकी थी और वहाँ काम करने लगी। अब मुझे यह भी महसूस होना बंद हो गया था कि मुझ पर जुल्म हो रहा है था। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, जब वह हद पार हो जाती है तो उसे जुल्म नहीं लगता। मैं जाने क्यों इन लोगों में घुल मिल गई थी। अंधेरे में रहते हुए मैं यह भूल गई थी कि रोशनी कैसी होती है। अब मैं खुद तैयार हो जाती थी, किसी को मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती थी। मैं भी मेकअप करती, अपने बदन पर खुशबू लगाती और बाहर सड़क पर बाकी लड़कियों के साथ खड़ी हो जाती थी। वे लोग जैसे करते थे मैं वैसा करती थी। मुझे समय पर खाना मिल जाता था, जिसे मैं बहुत खुशी से खाती थी। कुछ पैसे मेरे मिल जाते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो छुपा कर पैसे देते थे, क्योंकि वे ज्यादा खुश हो जाते थे। इन पैसों के बारे में उस औरत को नहीं बताती थी और अपने पास ही रख लेती थी। मैंने जिंदगी में कभी 1 रुपया नहीं कमाया था, अब मैं इतने सारे पैसे कमा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पैसे ही पैसे थे। मैं क्या क्या खरीद सकती थी इन पैसों से, जो मैंने हमेशा चाहा था। एक दिन मुझे अंधेरे में एक आदमी नजर आया। वह शख्स मेरे कमरे में आया तो मैं पत्थर बनी बैठी थी। मेरे लिए वह एक और तमाशबीन ही था। उसने दरवाजा बंद किया और मुझसे मेरा नाम पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने कमरे की दीवार पर कुछ लगाया, जाने वह क्या था। उसने मुझे पलट कर देखा और फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने गुस्से से कहा, नाम से क्या करोगे, मेरा आधार कार्ड बनवाने के काम आएगा। नाम से तुम्हें क्या है, तुम सब एक जैसे हो, सब के सब। मैंने गुस्से से चिल्लाया, आते हो हमें इस्तेमाल करने और फिर नाम से पूछते हो, क्यों? अरे अपना काम करो और जाओ, निकल जाओ। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, यह सब कर रही हूँ, पैसे पर खुश क्यों हो रही हूँ। यह सब गलत है, यह मैं नहीं हूँ। मैं कोई तवायफ तो नहीं हूँ। मुझे यह सब नहीं करना चाहिए और इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ मैं ये सब कर रही हूँ, क्यों क्यों? वह कुछ पल मुझे देखता रहा और फिर वहां से चला गया। मैं हैरान रह गई। 4 दिन बाद वह फिर आया और जो चीज उसने दीवार पर लगाई थी उसे उतारने लगा। अब मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर क्या करोगी, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, मैं सब जैसा नहीं हूँ। वह इतना कहकर वहां से चला गया और उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं हैरान थी, मैं वाकई हैरान थी, क्योंकि यह ऐसा जंगल था जहां सिर्फ शिकार ही आते थे, और वह भी शिकार करने। और वह शिकार करने नहीं आया था। उसने मेरे पैसे भी दिए थे, मेरी कीमत भी अदा की थी, फिर उसने शिकार क्यों नहीं किया? क्या वाकई वह बाकी जैसा नहीं था? क्या वाकई इस दुनिया में अब भी कोई ऐसा आदमी था जो बाकी जैसा नहीं था? या वह सिर्फ कोई तमाशा कर रहा था मेरे साथ? या फिर वह आया ही नहीं था और मुझे वहम हो रहा था, क्योंकि मुझे किसी ऐसे ही इंसान की तलाश थी। शायद मैं पागल हो गई थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और हम लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे। फिर वही आदमी फिर कभी नहीं आया, जबकि मैं उसी का इंतजार कर रही थी। नहीं पता क्यों मैं उसका इंतजार कर रही थी। कुछ दिन बाद वहां पुलिस की रेड पड़ी तो कोठे वाले हंसने लगे और बोले कि इस तरह की रेड पहले भी आती रहती है, कुछ भी नहीं होगा, हम साफ बच जाएंगे और साबित कर देंगे कि यह कोई कोठा नहीं बल्कि लड़कियों का हॉस्टल है, क्योंकि सारी लड़कियां खुद गवाह देती थी, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कोई काम नहीं था। कहते हैं कि यह जमाना पहले आपको मजबूर बनाता है और फिर आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है। हम सबके साथ भी यही हुआ था। अब हम वापस जाते हैं तो हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करते, कोई हमसे शादी नहीं करता, समाज वाले भी हमें बुरी नजर से देखते हैं, कोई पुरुष हमें स्वीकार नहीं करता और कोई हमें रहने के लिए मकान भी नहीं देता। फिर हम कहाँ जाते, अपना पेट पालने के लिए क्या करते? ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि इस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा है जान दे दो। लेकिन क्या अपनी जान देना इतना आसान होता है? क्या हमारा दिल जीने के लिए नहीं करता? जिंदगी में चाहे 1000 कांटे हो, लेकिन फिर भी वह मौत से बेहतर ही लगती है। और प्रकाश नैना सबको पकड़ कर ले गए। सेठ साहब इस कारोबार के सरपरस्त थे। उनका कहना था कि यह कोई कोठा नहीं, एक हॉस्टल है जहां लड़कियां रहती हैं। केस अदालत में चला गया। सेठ साहब और उनके आदमी बुरी तरह से
विश्वास करते थे कि इस बार भी वे बच जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार केस बहुत मजबूत था। गवाह बहुत ज्यादा थे। मुझे एक सेंटर में लाया गया। मुझसे सारी बातें पूछी गई। मैंने अदालत में सब बताया भी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक 14 साल की लड़की की गवाही किसी काम की नहीं। उस शख्स का नाम कुशल था। वह एक वकील था। उसने अदालत में जज के सामने एक वीडियो पेश की जो सिर्फ जज साहब ने देखी। वह उस दिन मेरे कमरे में कैमरा लगाने ही आया था और इस बात की नैना को भी खबर थी। नैना ने भी गवाही दी और सबसे अहम गवाही दी उस औरत ने जो सेठ साहब के घर में काम करती थी। उसने बताया कि सेठ यही काम करता है और अक्सर कम उम्र की लड़कियों को घर लाकर फिर इस कोठे में भेज देता है। यह सिलसिला कई सालों से जारी है। उसकी गवाही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जो हमारे बहुत काम आई। फैसला हमारे पक्ष में हुआ। उस जगह को बंद करवा दिया गया। सेठ साहब और प्रकाश को जेल हो गई और सारी लड़कियों को ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया। कुशल ने बताया कि जिस दिन मैं पुलिस स्टेशन आई थी और सब बता रही थी, उस दिन वहां उसका एक जासूस बैठा था। यह सब सुन रहा था। उसी दिन यह प्लान बनाया गया था कि तुम्हें वहां से कैसे निकालना है। मैंने कुशल का धन्यवाद किया। एक दिन मैं वहीं बैठी खाना बना रही थी कि मेरे दोनों भाई बहन मेरी ओर बढ़े। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई और उन्हें गले लगाकर रोने लगी। मैंने देखा उन्हें भी कुशल ही लाया था। मैंने उसका धन्यवाद किया और पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं, वे साथ नहीं आए। उसने बताया कि मेरे बाबा जेल में हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरे बाबा जेल में क्यों हैं? उन्हें जेल में किसने डाला? उनकी तबीयत भी खराब है, उन्हें जेल से निकालो। मैं बुरी तरह से तड़पने लगी। मेरे पिता जेल में क्या कर रहे थे? जब उन्होंने मेरी मदद की थी तो ये मेरी थोड़ी और मदद भी कर सकते थे। मेरे बाबा को जेल से निकाल सकते थे। मैंने तुरंत ही मिन्नत और समझौते की कोशिश की शुरू कर दी थी कि मेरे बाबा को बाहर निकाला जाए, लेकिन तब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे यह सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो मैं सुनना भी नहीं चाहती थी वह मेरे साथ हो चुका था। कुशल ने बताया कि मुझे उस ड्राइवर ने नहीं बेचा था, बल्कि मुझे मेरे बाबा ने उस मालकिन को बेच दिया था और मालकिन ने मुझे सेठ साहब के आदमियों को बेच दिया। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे बाबा ने मुझे अपनी शराब के लिए बेच दिया था। अब मेरे भाई बहन मेरे पास थे। मुझे उस ट्रस्ट में खाना बनाने का काम मिल गया और मैं वहीं रहने लगी। मैंने अपने भाई बहनों को स्कूल में दाखिला करवाया और अब मैं यहाँ सुकून से रहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा कि इस दुनिया में जहाँ मेरे बाबा, मालकिन, प्रकाश और सेठ साहब जैसे बुरे इंसान हैं, वहाँ कुशल जैसे अच्छे लोग भी हैं और कुछ हम आराम और नैना जैसे मजबूर भी लोग भी हैं। लेकिन अगर हम मजबूर लोग हिम्मत करके तो इन बुरे लोगों से जीत सकते हैं। बस जरूरत है हिम्मत करने की, जैसे मैंने हिम्मत की और जैसे सेठ साहब के घर में काम करने वाली उस नौकरानी ने हिम्मत की। मैंने उसे माफ कर दिया। अब वह भी मेरे साथ ही रहती है। वैसे भी उसकी गलती नहीं थी, वह भी तो मजबूर थी और मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत बुरी थी। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही गया। बहुत मुश्किल से, मुसीबत से, लेकिन हाँ, अब सब ठीक है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सबका।